हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 26 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली जो प्लान है वो 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है मॉडर्न ग्रैंड सोलर मिनिमम के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लें। पहला स्टेटमेंट कहता है जो सोलर मिनिमम है वो कम्प्लीटली ऑफसेट कर देगा राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो सोलर मिनिमम है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ने वाले टेम्परेचर को। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है वो डिप डाउन कर जाएगा, क्यों? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन जो बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। देखिए अगर आप पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम वर्ड दिखेगा कम्प्लीटली। मतलब जो सोलर मिनिमम है वो कम्प्लीटली ग्लोबल वार्मिंग को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मतलब आपको पढ़ के ही लगेगा कि कितना एक्सट्रीम सेंटेंस है और ग्लोबल वार्मिंग इतने समय से बढ़ता आया है और सोलर मिनिमम उसको पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा करना थोड़ा पॉसिबिलिटी इसकी कम है, मतलब फीजिबल कम है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकरेक्ट होगा। तो ऐसे ही यूपीएससी भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज़ करती है क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। तो इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान देना है और स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ के एनालाइज करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए जो सन की सोलर एक्टिविटी है ना उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। इस डिक्रीजिंग फेनोमेना ऑफ मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न ग्रैंड सोलर मिनिमम कहते हैं। ये कब से कब तक लास्ट करेगा, 2020 से लेकर 2015 तक लास्ट करेगा। ठीक है, देखिए जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है ना वो धीरे धीरे डिप डाउन करता है मॉडर्न ग्रैंड सोलर मिनिमम की वजह से। ठीक है, जब ये पीरियड चलता है तो जो अर्थ का टेम्परेचर वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो सोलर की मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है ना उसमें 70% तक रिडक्शन देखा जाता है। ठीक है, जब सन की जो सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करेगी तो अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर वो भी डिक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि जब सोलर मैग्नेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ करती है ना, जो सोलर रेडियंस होती है ना वो सिर्फ अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट करती है, ना कि अर्थ के सरफेस को इफ़ेक्ट करती है। मतलब अगर अर्थ के सरफेस तक अगर ये रेडियंस पहुंच भी जाती है ना तो वो मिनिमल टेम्परेचर इंक्रीज़ को करती है, जो कि एक तरह से नेग्लिजिबल है, जो अनअकाउंटेबल है। ठीक है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई है सोलर मिनिमम के बारे में उसको देख लेते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है ना कि जो सोलर मिनिमम की वजह से ग्लोबल कूलिंग होगी ना वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगी ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ने वाले टेम्परेचर को। ठीक है, ऐसा माना जाता था लेकिन जो नासा है उसने अपने स्टडी से ये बताया कि जो स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल इनकरेक्ट है और इसको डिसमिस कर दिया है। उनका मानना ये है कि देखिए ये जो सोलर मिनिमम है ना सिर्फ जो लास्ट 3 ईयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया गया है एटमॉस्फेयर में सिर्फ उसको मिनिमाइज़ कर सकता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे सकता है, तो ये मतलब इम्पॉसिबल है। जो फर्दर स्टडी की है नासा ने उसने नासा क्या कहा है, देखिए जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है इन कंपैरिजन टू ग्लोबल कूलिंग का जो कि सोलर मिनिमम की वजह से होगी, वो जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 6 टाइम्स ग्रेटर है सोलर मिनिमम की कूलिंग से। तो देखिए ऐसा क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि आप कंपेयर भी करके देख लेंगे ना तो वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो स्टेटमेंट 1 था ना वो करेक्ट नहीं था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी सोलर मिनिमम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो सेस होता है ना वो परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है सेस के थ्रू
वो शेयर नहीं किया जाता स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में जो सेस था ना वो न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि जो सीएजी है ना उसने पार्लियामेंट में ये बताया है कि जो सेंटर ने अभी तक 60% ही प्रोसीड्स को ट्रांसफ़र किया है जो कि सेस के द्वारा कलेक्ट किया गया था फिजिकल ईयर 2018 एंड 19 में। देखिए जो 60% जो फंड है ना, जो रिज़र्व है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया रेलेवेंट रिजर्व फंड में, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है 40% वो अभी भी रिटेन्ड है कहाँ पे? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसीलिए जो सेस था वो न्यूज़ में आया था। देखिए सेस होता क्या है वो ये जान लेते हैं। देखिए सेस जो होता है ना उसको टैक्स ओवर टैक्स करते हैं। टैक्स ओवर टैक्स का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपकी 100 रुपीज़ इनकम है और 40% रुपीज़ का 40% इनकम टैक्स है, तो आपका टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स कितना हो गया? 40। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेस होता है वो टैक्स ओवर टैक्स लगता है, मतलब जो टैक्स आपने पे किया है इसी टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा। मान लीजिए जो सेस है वो 10% का है, तो 40 का 10% कितना हो गया? 4। तो यानी 4 रुपीज़ आपका क्या हो गया? सेस हो गया। तो जो सेस होता है वो टैक्स के ऊपर लगता है, ना कि इनकम के ऊपर। ठीक है। अब देखिए जो सेस होता है ना वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। मान लीजिए कोई सोशल कॉज या नोबल कॉज को फुलफिल करना है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने आपने देखा होगा एजुकेशन सेस, मतलब वो इस सेस के थ्रू जो पैसा कलेक्ट होता है ना वो प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है। ऐसे ही स्वच्छ भारत सेस का भी नाम आपने सुना होगा। इसमें जो पैसा कलेक्ट किया गया है वो यूज़ किया जाएगा इंडिया को क्लीन करने के लिए। ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि जो सेस होता है ना, आपको पता है ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो चीज़ें पूरी कर ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं रह जाता गवर्नमेंट के लिए, ये एक टेम्पररी बेस पे गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू सोर्स होता है। जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना होता है, वो चीज़ अचीव हो जाती है तो उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। देखिए जो सेस है वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए ये दोनों टैक्स पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। ठीक है। कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए जो सेस है ना उससे जो फंड कलेक्ट होता है वो सीधे कहाँ जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। उसके बाद जो रेलेवेंट रिजर्व फंड है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पैसों को। जैसे मान लीजिए कोई स्वच्छ भारत का रिजर्व फंड है तो वहाँ से फिर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो स्वच्छ भारत के रिजर्व फंड में चला जाता है। फिर वहाँ से ये जितनी भी नीड्स होती है उनको फुलफ़िल करने के लिए पैसा क्या किया जाता है? विड्रॉ किया जाता है। देखिए अब टैक्स और सेस में अंतर क्या ये जान लीजिए। देखिए जो जानते क्या है, जितना भी पैसा टैक्स और सेस के थ्रू कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो टैक्स होता है ना उसमें से क्या होता है कि सेंटर को पैसा शेयर करना पड़ता है स्टेट के साथ। लेकिन सेस के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेंटर चाहेगी तो स्टेट के साथ पैसा शेयर करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो वो बाइंड नहीं है शेयर करने के लिए। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई सेस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इंडेक्स है ना वो एसेस करता है किसी भी कंट्री के एक्सटर्नल डेब्ट की वनरेबिलिटी को। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। देखिए जो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स है ना वो हाल में ही रिलीज़ किया गया था और इसको कैलकुलेट किया जाता है कंट्री बाय कंट्री बेसिस पे। ठीक है। जो इंडेक्स है ना वो डिस्क्राइब क्या करता है कि कौन कौन सा रीजन या कंट्री डिजास्टर रिस्क पे है। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा डिजास्टर की वजह से रिस्क किस कंट्री और किस रीजन में है। इस इंडेक्स से इंडिकेट किया जाता है उन कंट्रीज़ को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत में है, जिनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है अगेंस्ट एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स। मतलब उनको नेचुरल इवेंट से कैसे कोप अप करना है, उनको कैसे अडाप्ट करना है, उस चीज़ के लिए उस कंट्री को स्ट्रेंथन किया जाता है। ठीक है।
देखिए, अगर आप वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट को देखेंगे ना 2020 वाली, तो उसमें आपको ये पता होगा जो इंडिया है वो सबसे पुअरली प्रिपेयर्ड है डील करने के लिए क्लाइमेट रियलिटी को। मतलब जो एक्सट्रीम नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, उसके कम अगर उस चीज़ के बेसिस पे इंडिया को देखेंगे तो इंडिया हाईली वनरेबल है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन इस इंडेक्स के बारे में उसको देख लेते हैं। देखिए, जो इंडेक्स है ना वो पार्ट है किसका, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 का पार्ट है। ठीक है, इसको कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट इन जर्मनी। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट था वो भी इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की गई हैं, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो प्लास्टिक कल्चर है ना, उसमें प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो प्लास्टिक पार्क स्कीम है ना, वो लॉन्च की गई है प्लास्टिक एंटरप्राइजेस के इंडस्ट्रियल जोन को सेटअप करने के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, उसने अप्रूव कर दिया है 10 प्लास्टिक पार्क्स को सेटअप करने के लिए इंडिया में। ठीक है, अब देखिए प्लास्टिक कल्चर क्या होता है। प्लास्टिक कल्चर के अंदर क्या होता है, प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, फूड ग्रेन स्टोरेज और अदर रिलेटेड एरियाज़ में। ठीक है, तो इस यूज़ को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक कल्चर कहते हैं। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। जैसा आपको पता है कि 10 प्लास्टिक पार्क्स सेटअप किए जाएंगे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के द्वारा। तो ये जो प्लास्टिक पार्क है ना, वो एक तरह की इंडस्ट्रियल जोन है जो जो पूरी तरह डिवोटेड है प्लास्टिक एंटरप्राइजेस से। ठीक है, या तो प्लास्टिक एंटरप्राइजेज में या उससे अलाइड इंडस्ट्रीज़ में। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कहाँ कहाँ सेटअप किए जाएंगे ये पार्क, असम, एमपी, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। तो ये सारे एरियाज़ में लोकेटेड किए जाएंगे ये सारे पार्क। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इन पार्क्स के बारे में। चले बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो कॉपरनिकस प्रोग्राम के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो कॉपरनिकस है वो नासा का अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो प्रोग्राम है उसका एम है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना और साथ में ही क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड और मिटिगेट करना। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो प्रोग्राम है वो वास्ट अमाउंट ऑफ ग्लोबल डेटा को यूज़ करता है सैटेलाइट से और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से, जिससे कि टाइमली और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जा सके एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी के डोमेन्स में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, जो प्रोग्राम है ना वो यूरोपियन कमीशन का है। उसमें यूरोपियन ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ईयू मेंबर स्टेट्स है और ईयू की एजेंसीज है। तो ये नासा का कोई प्रोग्राम नहीं है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए, इस प्रोग्राम का एम क्या है। ये प्रोग्राम का एम है अचीव करना ग्लोबल कंटिन्यूअस ऑटोनोमस हाई क्वालिटी एंड वाइड रेंज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। ठीक है, मतलब कंटिन्यू और पूरी ग्लोबली अर्थ को ऑब्जर्वेशन अर्थ का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा इसमें, और साथ में किया जाएगा प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट, टाइमली एंड इजी एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन को भी और अदर थिंग्स को भी, और इम्प्रूव करेगा एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट को, और हमारी मदद करेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट होते हैं ना उनको समझने और उनको मिटिगेट करने में। ठीक है, और साथ में क्या इंश्योर करेगा, सिविल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वास्ट अमाउंट ऑफ ग्लोबल डेटा है ना उसको कलेक्ट किया जाए कहाँ से, सैटेलाइट से, ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से, एयरबोर्न, सीबोर्न सिस्टम से, और इन सारी जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद प्रोड्यूस किया जाए टाइमली और क्वालिटी मैनर में। किस किस डोमेन में इनको प्रोड्यूस करेंगे, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी के डोमेन में प्रोड्यूस करेंगे ग्लोबल लेवल पे। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन करेगी क्या, ये इन्फॉर्मेशन मदद करेगी सर्विस प्रोवाइडर्स को, पब्लिक अथॉरिटीज़ को, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, स्पेशली फॉर किसके, सिटीजन्स ऑफ यूरोप। ठीक है, जो मतलब ये देखिए जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना उसको गैदर करके एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर क्रिएट की जाएगी, जो जिस पिक्चर का अल्टीमेट एम होगा हेल्थ ऑफ अर्थ। मतलब ये जो पिक्चर है ना वो अर्थ की हेल्थ को डिस्क्राइब करेगी।
ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस प्रोग्राम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो एम्परर पेंगुइन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो एम्परर पेंगुइन है वो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट लिविंग पेंगुइन स्पीसीज है जो कि एंडेमिक है अंटार्कटिका में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो एम्परर पेंगुइन है वो ओनली स्पीसीज है जो ब्रीड करती है एंटार्कटिक विंटर में। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि देखिए सी आइस डिसअपियरिंग, मतलब सी आइस डिसअपियर होने के कारण से ये इम्पैक्ट करता है एम्परर पेंगुइन को डायरेक्टली, क्योंकि एम्परर पेंगुइन ऐसे एनिमल्स हैं जो सी आइस को यूज़ करते हैं एज अ होम बेस फॉर देयर ब्रीडिंग सीजन। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एम्परर पेंगुइन के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी होता है ना वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस पेंगुइन के बारे में। तो देखिए जो एम्परर पेंगुइन है उसकी पिक्चर यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये शॉर्टेस्ट पेंगुइन नहीं है, टॉलेस्ट पेंगुइन है। ठीक है, तो जो एम्परर पेंगुइन होते हैं ना वो पेंगुइन की स्पीसीज में सबसे टॉलेस्ट और हैवीएस्ट होते हैं। ठीक है, और एंडेमिक कहाँ पे है? एंटार्कटिका में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेशली सिर्फ एंटार्कटिका में एंडेमिक है। देखिए ये ब्रीड करते हैं कब? एंटार्कटिक विंटर में। इसीलिए जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए डिसअपियरिंग आइस जो है ना, डिसअपियरिंग सी आइस जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है एम्परर पेंगुइन को, क्योंकि ये जो आइस होता है ना उसको यूज़ करते हैं अपना होम बेस के तौर पे 9 मंथ्स की ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, जब उनका ब्रीडिंग सीजन चलता है तो उसको ये होम बेस की तरह यूज़ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई एम्परर पेंगुइन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अगर स्नो कवर इंक्रीज़ कर जाए किसी वाटर बॉडी पे तो उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। तो आइए स्टेटमेंट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या रिजल्ट हो सकता है उसका। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि फाइटोप्लैंक्टन की जो पॉपुलेशन है ना वो सडन स्प्रेड कर जाएगी, यानी इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इम्प्रूव कर जाएगी किसी भी लेक में। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी विंटर किल की जो कि कॉज करेगी लार्ज स्केल डेथ ऑफ फिशेज एंड ऑर्गेनिजम्स की। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहला दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए आप जरा बात को समझिए। आपको पता है जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना वो सरफेस वाटर पे फ्लोट करते हैं और सनलाइट को ज़रूरत होती है उनके पॉपुलेशन को ब्रीड कर मतलब इंक्रीज़ करने के लिए और थ्राइव करने के लिए। अब आपको पता है कि अगर कोई भी स्नो कवर आ जाए तो ये फ्लोट नहीं कर पाएंगे और ना सनलाइट को रिसीव कर पाएंगे, ये सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए जो उनकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सेम कंडीशन ऐसा ही होगा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन के साथ। अगर मान लीजिए स्नो कवर ऊपर आ जाता है तो जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट आता है ना लेक में वो आना बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? कंडीशन और वर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब क्या होगा? स्नो कवर आ जाएगा ऊपर वाटर बॉडी के, तो जो सनलाइट है वो अंदर नहीं एंटर कर पाएगी, क्या? क्योंकि क्रायोस्फीयर बन जाता है। आपको पता है क्रायोस्फीयर में अगर सनलाइट गिरती है तो उल्टा रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाएगी। तो अंदर का जो वाटर होगा ना वो पूरा डार्कनेस से भर जाएगा। ठीक है, चलिए मान लिया कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, लेकिन रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू रहेगा। मतलब जितने भी लेक के अंदर फिशेज या ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू करेंगे। अब क्या होगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो आ नहीं सकती, तो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा तो एक समय आएगा जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो डिप्लीट कर जाएगा लेक में, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? लार्ज स्केल डेथ हो जाएगी किसकी? फिशेज और ऑर्गेनिज्म की। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? विंटर किल की कंडीशन कहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कौन कौन से प्लांट्स जो है ये यूज़फुल है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। लेमन ग्रास, वाटर हियासिंथ एंड कैना इंडिका। तो बताइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये तीनों प्लांट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना यूरोपियन यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर को फंड किया एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है
बायो ट्रीटेड वेस्ट वाटर रीयूज विथ एनहेंस वाटर यूज एफिशिएंसी टू सपोर्ट द ग्रीन इकोनॉमी। मतलब जो वेस्ट वाटर है उसका रीयूज़ किया जाएगा किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे कि ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके ईयू और इंडिया में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये प्रोजेक्ट है ना उसने रिमार्केबल सक्सेस शो की है, जिससे क्या होगा जो वेस्ट वाटर है ना, जो वाटर स्कैरिसिटी उसको भी रिड्यूस किया है, वेस्ट वाटर के रीयूज़ को भी शो किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऐसा किया कैसे किया, देखिए वेटलैंड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है और प्लांट स्पीसीज़ को लगाया गया है। अब ये जो प्लांट स्पीसीज़ है वो मदद करती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। कौन कौन सी प्लांट स्पीसीज़ है वो यहाँ पे मेंशन है, कैना इंडिका, लेमन ग्रास, नेपियर, पैराग्रास, टाइफा, वाटर हियासिंथ, वाटर लेट्यूस और कुछ वीड की स्पीसीज़ हैं। तो ये सारी जो है ना स्पीसीज़ वो क्या करती है, वेस्ट वाटर को ट्रीट करती है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है ना उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आइए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो लाई हरोबा फेस्टिवल है वो मेन फेस्टिवल है जो कि अभी स्टिल परफॉर्म किया जाता है मणिपुर में, जिसकी जो रूट्स है ना वो प्री वेस्टनॉइड पीरियड से चली आ रही है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो लाई हरोबा है वो एक अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस है विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल स्टाइल डांसेस इन मणिपुर। ठीक है, तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं लाई हरोबा के बारे में। देखिए जो लाई हरोबा है ना वो मेन फेस्टिवल्स में से एक फेस्टिवल है जो कि अभी भी परफॉर्म किया जाता है मणिपुर में, और जिसकी रूट्स है वो कहाँ से आती है, प्री वेस्टनाइट पीरियड से आती है। देखिए जो लाई हरोबा है ना वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस है, और यही अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस जो है ना वो बेस फॉर्म करता है ऑल स्टाइल डांसेस जो कि मणिपुर में परफॉर्म किए जाते हैं। इसका लिटरली मीनिंग क्या है, मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स, और ये जो डांस है ना वो परफॉर्म किया जाता है सेरिमोनियल ऑफरिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सेरिमोनियल ऑफरिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, सॉन्ग और डांस की मदद से। देखिए जो पूरा डांस है वो परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है मईबाज और मईबीज के द्वारा। मईबाज और मईबीज का मतलब है प्रीस्ट और प्रीस्टेस के द्वारा। ये पूरा एनैक्ट करते हैं थीमपुस डांस में। ये जो थीम है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड कैसे क्रिएट किया गया है उसको पूरा री इनैक्ट करते हैं इस डांस के थ्रू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई लाई हरोबा के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें दो पेयर्स दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे फोक पेंटिंग्स है, राइट हैंड साइड पे स्टेट या रीजन मेंशन है। हमें ये बताना है कि कौन कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। तो आइए पेंटिंग्स और रीजन को देख लेते हैं। पहली पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, और ये एसोसिएटेड है बिहार से। दूसरी है पट्टा चित्र पेंटिंग जो कि एसोसिएटेड है आंध्र प्रदेश से। तीसरा है पटुआ पेंटिंग जो कि एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल से। तो बताइए कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला और तीसरा जो बिल्कुल करेक्टली मैच है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो मधुबनी आर्ट है ना वो प्रैक्टिस किया जाता है मिथिला रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, ये पेंटिंग कैसे की जाती है, फिंगर का यूज़ करके, ट्विक्स का, ब्रशेस का, निप पेंस का, मैच स्टिक्स का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। इसमें नेचुरल डाइज और पिगमेंट का यूज़ होता है जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न को क्रिएट करता है जो कि बहुत आई कैचिंग होते हैं। ठीक है, पट्टा चित्रा पेंटिंग की बात कर लें तो एक तरह का ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड पेंटिंग है। ठीक है, ये तो क्लोथ पे पेंटिंग की जाती है। कहाँ पे होता है ये, ईस्टर्न इंडिया स्टेट में, यानी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखिए जो पट्टा चित्रा पेंटिंग है ना उस पर क्या कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन की जाती है, माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स को इंस्क्राइब किया जाता है और फोक टेल्स को इंस्क्राइब किया जाता है उसके ऊपर। जो पटुआ पेंटिंग है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए पटुआ एक आर्टिजन कम्युनिटी है जो कि पाई जाती है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में। कुछ पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश में भी इनको पाया जाता है। तो इन्हीं आर्टिजन कम्युनिटी के नाम के ऊपर इस पेंटिंग का नाम है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई पेंटिंग्स के बारे में, उनके रीजन्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो नॉलेजफुल प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। और कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन की नीड हो रिगार्डिंग टू द डेली MCQs आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
and if you want to join our Telegram group, the link will be provided in the description box. And thank you for watching the video. Have a good day.